आज सीएम नीतीश की अध्यक्षता में होगी हाई लेवल मीटिंग। बाढ़ की तैयारी और तटबंध की सुरक्षा को लेकर होगी समीक्षा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच वाराणसी कोर्ट में एक और अहम सुनवाई आज। अब याचिका में दी गई दीवार तोड़कर सर्वे कराने की मांग। आज बिहार के 6 जिलों में लोगों को सताएगी प्रचंड गर्मी, लू चलने की संभावना, तेज उत्तरी बिहार में बारिश के आसार। राहुल और पूरन के विस्फोट, परियों ने बदला मैच का रुख। हैदराबाद ने मुंबई को 3 रनों से हराया, प्लेऑफ की जंग हुई रोचक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। खबर की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर के साथ इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना में बाढ़ की समस्या को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सरकार जो है वो समीक्षा बैठक करने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और हाई लेवल मीटिंग में विभागीय मंत्री समेत तमाम बड़े आला अधिकारी जो होंगे वो शामिल होने वाले हैं। बाढ़ की तैयारी और तटबंध की सुरक्षा को लेकर के सरकार आज समीक्षा बैठक करेगी। आपको बता दूं कि अब वक्त ज्यादा नहीं है जब मॉनसून का आगमन होगा और ऐसे में मॉनसून के आगमन से पहले सरकार हर तैयारियों को पूरा कर लेना चाहती है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जिलों का दौरा किया है और उन्होंने बाढ़ से पहले जो स्थितियां होंगी उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक कर ली कि आज करेंगे। और इससे पहले उन्होंने कई जिलाधिकारियों से इस पर चर्चा कर ली है, बातचीत की है, बैठक किया है और कई जिलों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दौरा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बाढ़ की तैयारी और तटबंध की सुरक्षा को लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शर्मिला जुड़ी हुई हैं। शर्मिला, आज सीएम नीतीश समीक्षा बैठक करेंगे, बाढ़ से पहले ये बड़ी तैयारी कही जा रही है। बिल्कुल निर्भय, बिहार में बाढ़ को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलर्ट है या एक्टिव है, ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम इलाकों में जाकर जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, बरसात यानी मानसून से आने से पहले की जितनी तैयारियां हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के कई इलाकों में गए, वहाँ पंप हाउस का जायजा लिया था। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर उन्होंने कई आदेश दिए, तटबंधों को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए और आज एक हाई लेवल मीटिंग है और इस मीटिंग में तमाम जो मंत्री हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। डिप्टी सीएम इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। बैठक में मुख्यतः इस बात की जानकारी ली जाएगी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो बाढ़ आश्रय स्थल बनवाया जा रहा था उसका क्या हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि बाढ़ को लेकर रिलीफ कैंप बनाया जाए। उस पर जो मॉडल था वो भी तैयार हो गया था और सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि राहत कोष से प्रभावित जो जिले हैं उसमें आश्रय स्थल के निर्माण का जो मामला है वो अभी भी फंसा हुआ है। तो उसको लेकर जो रिपोर्ट है वो आज मंगवाया जाएगा और इस बैठक में तमाम जो कमियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तटबंध जो है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि क्या तैयारियां हैं। और आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री ने इस बार कहा है कि इस बार मानसून से ज्यादा तैयारी नहीं होने वाली है, क्योंकि ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो नई तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बहुत सारी तैयारियां हैं निर्भय, जिसको शुरू कर दिया गया है और इस हाई लेवल मीटिंग में उन तमाम तैयारियों पर चर्चा। तो बिल्कुल उस हाई लेवल मीटिंग में उन तमाम तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक करेंगे और इससे पहले विभाग ने यह दावा कर दिया है कि अब नई तैयारी की गई है और नई तैयारियों के मुताबिक आपको यह भी बता दूं कि इस बार बाढ़ जो होगा उस बाढ़ के पानी को डाइवर्ट करने के लिए कई नदियों से बड़े नदियों को जोड़ा जा रहा है और इसके लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि लगभग एक दिन में मुख्यमंत्री ने 2 से 3 जिलों का दौरा किया है और कई ऐसी तैयारी जो देखी जिसमें नदियों को डाइवर्ट करने के लिए जो तैयारी कर ली गई थी उसे शुरू करने के भी आदेश दे दिए हैं। हालांकि इस बार की तैयारी कितनी खास है ये देखना होगा, क्योंकि तटबंधों को लेकर के भी इस बार दावा किया जा रहा है कि तटबंध मजबूत है और बिहार इस बार बाढ़ के चपेट में नहीं आएगा। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात नालंदा की करेंगे। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के पंचाने नदी के समीप 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय थाना गिरियक को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार
वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बरनामा पंचायत के बरनामा गांव के मिट्ठू माझी के 12 साल के पुत्र और अकलू माझी के 13 साल के पुत्र दोनों का शव स्थानीय पहाड़ गिरियक के नजदीक मिला। परिजन ने बताया कि बच्चा 6 दिन से लापता था। मामले में राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि इन दोनों की हत्या कैसे हुई, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगी। साहब क्या पूछे? ये मतलब कि इसे बोला कि मतलब क्या हो गया। हाँ। मतलब कि धर्म मतलब कि सर हम बोले कि सर कि मंगल के मंगल प्रसाद चढ़ाने आता था, ये थोड़ा घूरता फिरता था क्या। हाँ। अगर बात फिर मतलब कि फिर घर चला जाता था। हाँ। तो चलिए बड़ी खबर मुंगेर से आपको बता देते हैं, जहां पर कलयुगी पिता की करतूत देखने को मिली है और अब उसके करतूत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 सालों से अपने ही 2 बेटियों से रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। तो कलयुगी पिता के करतूत देखिए, जहां पर बड़ी बेटी के साथ आरोपी पिता को होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने पहले वीडियो बनाया और उसके बाद पुलिस को इसकी साक्ष्य दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पत्नी ने भी पहले ही पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं होने के बाद वीडियो बना करके बजाते शिकायत की गई। आरोपी पिता 2009 में सीआरपीएफ से रिटायर हुआ है। तो सीआरपीएफ का जवान था आरोपी। सदर डीएसपी नंदजी प्रसाद ने इस पूरी घटना की पुष्टि कर दी है और इस घटना के बाद से अब जो तस्वीरें देखने को मिली है वो तस्वीरें दिख रही है किस तरीके से जब पत्रकारों ने उस आरोपी से सवाल पूछने की कोशिश की तब वो पत्रकारों को भी धमकाता नजर आया। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। अब पीड़िता की मां अंजलि सिंह द्वारा अपने पति पर अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए कांड दर्ज कराया गया है। जांच में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। प्रथम दृष्टया ये सही पाया गया है, इसके बिना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात वैशाली की करेंगे। वैशाली जिला के महनार प्रखंड क्षेत्र में आयोजित यज्ञ में मारपीट में घायल युवक की मौत मामले में आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने महनार लावापुर चौक से महनार के अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों को जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी ओर घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर महनार थाने की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि बीते दिन महनार थाना क्षेत्र के लावापुर महनार पंचायत लावापुर पंचरुखी में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें लावापुर महनार निवासी राहुल कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हम लोग जो है सो ये हम लोग के चहेते प्रिय दिवंगत भाई राहुल के साथ जो दुर्घटना हुआ है उसके लिए हम लोग बहुत आहत हैं। हम सब लोग जो है के न्याय की लड़ाई की कड़ी को मजबूत करने के लिए और जल्द से जल्द जो भी अपराधी है उनको गिरफ्तार के लिए हम लोग जो है सो ये कैंडल मार्च मतलब जो सो निकाले हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो सो जल्द कार्रवाई करते हुए न्याय में। चलिए खबर मोकामा से है, जहां दानापुर मंडल के हाथीदह रेल थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। तो बड़ी खबर आपको मोकामा से बता रहे हैं, जहां पर दानापुर मंडल के हाथीदह रेल थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। रेल एसपी ने थाना प्रभारी राजू कुमार राणा को निलंबित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेल एसपी ने थाना प्रभारी राजू कुमार राणा को निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी राजू कुमार राणा फरार बताए जा रहे हैं। शराब का सेवन और तस्करों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगा है। तो रेल पुलिस आरोपी की तलाश अब कर रही है और लगातार उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर आपको मोकामा से बता रहे हैं, जहां पर दानापुर मंडल के हाथीदह रेल थाना प्रभारी पर गाज गिर गई है। रेल एसपी ने थाना प्रभारी राजू कुमार राणा को निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार करने के भी आदेश दिए गए हैं। थाना प्रभारी पर प्राथमिकी दर्ज कर दिए गए और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपी राजू कुमार राणा फरार बताए जा रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी है और गिरफ्तारी की अब तक कितनी कोशिश पुलिस कर रही है?
कि देखिए हथदा रेल पीपी थाना प्रभारी राजू कुमार राणा पर पहले से ही शराब तस्करों से साठगांठ रखने और खुद शराब का सेवन करने का आरोप लग रहा था, जिसके बाद रेल पुलिस रेल एसपी ने जांच कराई मामले की तो 9 बोतल शराब भी मिली। इसके बाद रेल एसपी का बड़ा एक्शन सामने आया है। रेल एसपी ने तत्काल थाना प्रभारी राजू कुमार राणा को निलंबित कर दिया और उसी थाने में जहां थाना प्रभारी पोस्टेड है FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी थाना प्रभारी फरार बताए जा रहे हैं। जी, लेकिन गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ पुलिस कर रही है मुन्ना? ये देखिए रेल थाना प्रभारी राजू कुमार राणा के जो संभावित छिपने के ठिकाने हैं वहाँ रेल पुलिस लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है और निश्चित ही बहुत जल्द ही थाना प्रभारी की गिरफ्तारी होगी। चलिए एक आखिरी सवाल होगा मुन्ना, जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस ने शराब भी जब्त किया है उनके ठिकानों से और उनकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो शराब तस्करों से किस तरीके से संलिप्त थे और क्या वो थाने के तहत यानी कि रेल पुलिस है तो उनका दायरा भी बहुत सीमित दायरे में है, तो वो शराब की तस्करी कैसे किया करते थे? रूप से शराब तस्करी रेल के माध्यम से हो रही थी। बंगाल और झारखंड से शराब हाथीदह स्टेशन उतारी जा रही थी और यहाँ से शराब तस्कर शराब की खेप अपने ठिकाने पर पहुंचा रही थी, तो उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। शराब को बेरोक टोक उतारने और ठिकानों तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका सामने आई। इसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है और खुद शराब पीने वाले थाना प्रभारी शराब तस्करों को पूरी तरह से संरक्षण दे रहे थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना शर्मा इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी मुन्ना शर्मा मोकामा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि मोकामा रेल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है और दानापुर मंडल के हाथीदह रेल थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए अब लगातार कोशिश की जा रही है। उनके संभावित छुपने वाले ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लूट की योजना बना रहे कई शातिर अपराधियों को पुलिस ने हथियार और अन्य सामान के साथ धर दबोचा है। मामला जिले के बोचहा थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात लूट की घटना को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहे 5 शातिर अपराधियों को बोचहा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी के खिलाफ बोचहा थाना में पहले से ही मामला दर्ज है। पूरे मामले की जानकारी एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस वार्ता कर दी। जिला में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में बोचहा SHO को सूचना मिली कि कुछ अपराधी बोचहा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर और लूटपाट की रोड पे लूटपाट की घटनाएं करने के मद्देनज़र इकट्ठा हुए हैं। इस मामले में बनाई गई SHO बोचहा द्वारा मौका वारदात पर रेड की गई। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को मौका वारदात से अरेस्ट किया गया। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बेगूसराय से खबर है, जहां पर महिला शिक्षिका के साथ बदसलूकी की गई है। तो महिला शिक्षिका ने गंभीर आरोप लगाए हैं एक नामजद युवक पर, जो कि विद्यालय के पड़ोस में ही रहने वाला है। उस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने हथियार के बल पर उसके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया और इस दौरान महिला ने कहा कि वो स्कूल में पहुंच करके धमकी भी देता दिखा और कहा कि बाहर निकलने के बाद गोली मार देंगे। हालांकि जब खुद विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने बचाव करने की कोशिश की तो युवक उनके साथ भी बदतमीजी करता हुआ दिखा। हालांकि महिला ने अब स्थानीय थाने में शिकायत के बाद अब सुरक्षा की गुहार लगाई है और साथ ही साथ जिस तरीके से युवक ने स्थानीय थाने पर भी आरोप लगाया कि वो उसके पॉकेट में है, उस पर जांच की भी बात कही है। मेरे साथ ये घटना हुआ कि वो लड़का अंदर आया बाइक से और आकर के पिस्तौल सर पे सटा के अभद्र व्यवहार हमारे साथ किया और बहुत गंदे तरीके से गाली दे करके वो निकल गया। बाहर भी जाके वो बहुत सारा गाली दिया और HM के विरोध करने पर वो जो है HM को भी गाली दिया। मेरे पर्स में 337 रुपया था, वो छीन करके वो ले गया और बहुत गंदी गंदी गाली दिया। और अब बात मौसम की करेंगे। बिहार के उत्तरी भागों में एक तरफ जहां बारिश हुई तो दूसरी ओर दक्षिणी बिहार के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते मंगलवार को दक्षिणी बिहार के 7 जिलों में 40 डिग्री से तापमान जो है वो बढ़ रहा है।
बक्सर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के साथ यह प्रदेश का सबसे गर्म जिला बन गया है। प्रदेश के 6 जिले आज भट्टी की तरह तपेंगे। मौसम विभाग पटना ने इन 6 जिलों में उष्ण गर्मी के साथ लू चलने की संभावना जताई है। इन 6 जिलों में बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद और नवादा शामिल है। आज बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में 1-2 स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान किया है। दिन के तापमान में अगले 48 घंटे तक कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। दरअसल गर्मी का हाल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन पानी की एक एक बूंद के लिए लोग कैसे तरस रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको मुंगेर से दिखाएंगे। दरअसल जहां एक तरफ सरकार लोगों के घर घर तक नल का जल पहुंचाने और शुद्ध पेयजल देने का दावा कर रही है, लेकिन मुंगेर में विश्व बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त योजना जो है वो 5 सालों से अधर में लटकी है। 2017 में नल तो दिख गए, 2017 में जब योजना शुरू हुई तो नल तो दिख गए, लेकिन आज तक वहां से पानी नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं पानी की कीमत अगर जानना हो तो किसी प्यासे से पूछ लो। उससे क्या पूछना जिसके घरों में कुएं प्यास बुझाते हो। कुछ ऐसी तस्वीरें मुंगेर जिले की है, जहां तारापुर प्रखंड स्थित रामपुर पंचायत में 5 सालों से शुद्ध जल पहुंचाने वाली योजना अधर में लटकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और हम लोग को इतना पानी का प्रॉब्लम है, इतना पानी का प्रॉब्लम है कि हम लोग का हालत खराब हो गया है पानी के लिए। हम लोग से 450 रुपया का हम लोग का स्लिप भी काट करके दे दिया है। 18 में स्लिप काटा होगा, यही जगह काटा था सरपंच से सब कई जगह, मगर हम लोग का इधर में कोई पाइप का कनेक्शन भी नहीं हुआ है। दरअसल विश्व बैंक के सहयोग से नीर निर्मल परियोजना के तहत मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड स्थित रामपुर विषय पंचायत के 2 गांव को पाइप द्वारा घरों में जलापूर्ति करने का कार्य प्रारंभ हुआ था। इस योजना के तहत 1,35,88,000 की लागत से कुल 675 परिवारों को जल की सुविधा देनी थी। इसमें मुस्लिम बहुल रामपुर गांव में लगभग 450 घरों में पानी देना था, जिसके लिए परियोजना 2017 में ही चालू की गई थी। बावजूद अभी तक इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। वहीं पाइप से जलापूर्ति के लिए जिला परियोजना प्रबंधक इकाई मुंगेर द्वारा गृह जल संयोजन शुल्क के रूप में 450 रुपए प्रति परिवार की दर से भी वसूला गया है। जल नीलाम शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2017 में और इनको फाइनल करके देना था 2019 में। आज 22 हो गया है, यहाँ पे जो है अभी तक पाइप नहीं बिछा है। मुश्किल से 15 घर में पानी चल रहा है। एक पानी के लिए परेशानी के लिए एक दूसरे के गांव यानी मोहल्ला से लाना पड़ता है, दूसरे के घर से लाना पड़ता है, इसलिए कि जो है जल नल का बड़ा स्थिति यहाँ बुरा है। इतना ही नहीं, एजेंसी द्वारा कार्य योजना के तहत जहां तहां गड्ढा खोदकर छोड़ने का भी आरोप एजेंसी पर लगा है। इस गड्ढे से स्थानीय लोगों को परेशानी तो होती है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी पानी ढोकर लाने वाली उन महिलाओं को होती है जो दूसरे के सहारे हैं। इधर दिक्कत हो रहा है, पीने का बहुत दिक्कत है। इधर हम लोग को पानी का इतनी ही दिक्कत है, मत बोलिए। बहुत दूर से ढो के लाते हैं, तब नहाते हैं, धोते हैं, खींचते हैं, तब काम हो रहा है। वहाँ ढोके फिर खड़े हैं, बाल्टी लेके फिर जाएंगे, फिर लाएंगे, फिर काम करेंगे। उसके पास मोटर है जिसका नल चल रहा है, वहाँ से दूर से ढो के लाते हैं पानी। वहीं बीते 5 सालों में परेशानी का सामना कर रहे लोगों की समस्या को लेकर जब अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 7 दिनों में कार्य पूरा करा लूंगा, अगर कार्य नहीं हुआ तो कार्रवाई करूंगा। उसको लेकर के भी असिस्टेंट इंजीनियर जो है पीएचडी डिपार्टमेंट के जो है वो साथ में थे। उनको ये बताया गया कि इसमें क्या कार्रवाई हुई आपके स्तर से, अन्यथा अब हमारे स्तर से कार्रवाई होनी बाकी रह गई है। तो हमारे स्तर से जो कार्रवाई होगी वो दंडात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा होगी, क्योंकि ये काम पीएचडी को ही इसको करना है। उस स्थिति में उन्होंने 1 सप्ताह का उसके लिए भी समय मांगा है कि हम इसकी स्थिति बता देंगे आपको, और जो कनेक्शन होना है सैचुरेशन के अलावा जो कनेक्शन होना है वो विभाग से संपर्क करके वो अपना कनेक्शन के बारे में आवश्यक करेंगे। DTV भारत के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।
चलिए बात झारखंड की करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची डीसी द्वारा खनन विभाग की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने पूछा कि सरकार की ओर से रांची डीसी ने क्यों शपथ पत्र दायर किया है। यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख मुकर्रर की गई है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन मामले पर हुई सुनवाई को लेकर कहा कि बीजेपी वालों ने 20 साल तक इतना खाया है कि अब उन्हें पच नहीं रहा है और पचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। लोगों ने 20 साल तक इतना खा लिया है, इनको अपच हो गई, अब पचाने के लिए सड़कों पर उतरे। अच्छा, बड़ा इशू है उनके हिसाब से, लेकिन वो जो चौफाल का जजमेंट्स है उसी में भी पैरा 36 से उसमें कहता है कि जो स्टेट है उसको भी अपना इंश्योर करना चाहिए। सारे यदि उसके पास सामने आता है किसी तरह का इरेगुलरिटी तो उसको भी रिड्रेस करना है पीपल इन लार्ज का। इधर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी कार्यालय रांची में हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में ईडी कार्यालय में 4 बड़े बक्से लेकर ईडी विभाग के पदाधिकारी के पहुंचे तो अब इस पर कई कयास लगाए जाने लगे हैं। सूत्रों की माने तो बक्से में कई अहम दस्तावेज होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच बक्से में दस्तावेज लेकर ईडी कार्यालय आना कई संकेत दे रहा है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महत्वपूर्ण दस्तावेज को रखने के लिए भी ये बक्से लाने की बातें कही जा रही है। जब सीए सुमन कुमार के घर में छापेमारी हुई थी तब इसी बक्से में नगद पैसा रखा हुआ था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश कोडरमा से जुड़े हुए हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मिथिलेश, ये 4 बक्से आना क्या संकेत दे रहा है? जी ईडी कार्यालय में रांची हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। ईडी कार्यालय में बड़े बड़े बक्से ईडी पदाधिकारियों लेकर पहुंचे हैं। माने तो यह अहम दस्तावेज का सूचना दे रही है। बिल्कुल। और ये आईएएस जो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार ईडी लगातार लेकर पूछताछ कर रही है। इसी बीच बक्से में दस्तावेज की लेकर कार्यालय में नए संकेतों का हालांकि क्या अब तक कोई ऐसी जानकारी ईडी के अधिकारियों के द्वारा क्या कोई ऐसी जानकारी दी गई है? क्योंकि अगर जो तस्वीरें दिख रही है उसके मुताबिक लगभग ये बक्से खाली लग रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब सुमन जी के घर छापेमारी की गई थी तो उस दौरान इस बक्से में पैसे भी मिले थे। जी इस बात को तो सही है कि घर में जब वो बक्से लाए गए थे तो इसी बक्से में नगद पैसे रखे गए थे और आज इसी बक्से में दस्तावेज को लाया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार अब ईडी दफ्तर पर सबकी नजर बनी हुई है कि क्या कुछ इस बक्से में रखा हुआ है, क्योंकि क्या सबूतों के लिए इस बक्से को लाया गया है या फिर इसमें दस्तावेजों को रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद जारी है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावे और सर्वे के बाद अब कोर्ट में एक और अहम सुनवाई होने जा रही है। अब वाराणसी की कोर्ट ये सुनवाई करेगी कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी के सामने की दीवार को तोड़ा जाएगा या नहीं। ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में तालाब में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विराजमान नंदी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं, जिसका मुंह मस्जिद की तालाब की ओर है। वाराणसी की 3 महिलाओं ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की है और उन्होंने पूजा करने की बात की थी और उसके बाद से लगातार इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो अब सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा तेज हो गई। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।